हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और आज जो टॉपिक होने वाला है हमारा चैप्टर नंबर 4 है। बुक का नाम है रेन एंड मार्टिन। रेन एंड मार्टिन का 4th नंबर का जो चैप्टर है उस चैप्टर की मैं आपसे बात करने वाला हूं। चैप्टर का नाम रहने वाला है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था कि अब जो हमारा टॉपिक होगा वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का होगा। इससे पहले हमने द फ्रेज एंड द क्लोज कंप्लीट कर लिया था। आपका बहुत प्यार मान सम्मान उस वीडियो के अंदर मिला। थैंक यू सो मच। फ्रेज एंड क्लोज आपने समझ लिया। अब हमारी बारी आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच की। रेन एंड मार्टिन में जैसे दिया हुआ है वैसा मैं समझाने की कोशिश करूंगा, कुछ एक्स्ट्रा भी मैं इसके अंदर जोड़ने की कोशिश करूंगा। आइए पढ़ना शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच रेन एंड मार्टिन में क्या दिया हुआ है उसकी मैं बात करना चाहूंगा। एक छोटी सी डेफिनेशन है, अगर उसकी मैं बात करूं तो लिखा हुआ है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड। लिखा हुआ है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड, और डिवाइडेड के साथ में इनटू का यूज करते हैं, आप सभी जानते भी हैं। ठीक है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड, जो वर्ड्स होते हैं वो डिवाइडेड होते हैं इनटू डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग प्रकार, या मैं कहूं तो क्लोजेज के अंदर। हमने क्लोजेज पढ़ लिया, मतलब अलग अलग प्रकार में बटे हुए रहते हैं, अलग अलग क्लोजेज में बटे हुए रहते हैं। ठीक है, उन्हीं को हम किसका नाम देते हैं? उन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम देते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, स्पीच का मतलब एक सेंटेंस भी हो सकता है या होता ही है। स्पीच एक सेंटेंस है। इस सेंटेंस के अंदर अलग अलग पार्ट आपको मिलेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स आपको मिलने वाले हैं स्पीच के, सेंटेंस के। तो यहां लिखा हुआ है कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स। वर्ड्स डिफरेंट काइंड्स में बटे रहते हैं, वर्ड्स डिफरेंट क्लॉजेज में बटे हुए रहते हैं, और वो जो बटा हुआ पार्ट होता है उसी को हम स्पीच के नाम से जानते हैं। फिर हमें बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू देयर यूज, उनके यूज के अकॉर्डिंग, उनके यूज के अकॉर्डिंग कैसे? जैसे मैं और बात करूं तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू देयर यूज, अकॉर्डिंग टू देयर यूज, या मैं कहूं अकॉर्डिंग टू द वर्क। मैं कह सकता हूं अकॉर्डिंग टू द वर्क, अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। मतलब वो अपने वर्क के अकॉर्डिंग, यहां पे गौर कीजिएगा, इस जगह में लिख रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू द वर्क। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इसी को मैं ज्यादा फोकस कर देता हूं कि अकॉर्डिंग टू द वर्क। फिर से बोल रहा हूं, एक वर्ड है जो नाउन भी बन सकता है, एक वर्ड है जो वर्ब भी बन सकती है, एक वर्ड है जो कंजंक्शन भी बन सकता है, एक वर्ड है जो प्रेपोजिशन भी बन सकता है, एक वर्ड है जो एडवर्ब भी बन सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द वर्क, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, अरे भाई साहब उस शब्द का क्या काम हो रहा है, उस काम के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि ये वाला शब्द नाउन है, ये वाला शब्द प्रोनाउन है, ये वाला शब्द एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, या कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। ये हमें उस वर्ड के वर्क, उस वर्ड के वर्क, वर्क वर्क भाई साहब काम, उस शब्द का क्या काम हो रहा है, उस काम के अकॉर्डिंग हमें उस शब्द का पता चलेगा। ठीक है जी, जी सर। आगे हमें बताया जा रहा है कि द पार्ट्स ऑफ स्पीच, द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर EIGST। क्या बताया जा रहा है? EIGST की द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 इन नंबर। ओ ओ ओ भाई साहब क्या बोल गया कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच नंबर में 8 प्रकार के होते हैं। नंबर में कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। तो कर दे शुरू, फिर एक नंबर से स्टार्ट करना शुरू कर दे। जी सर, एक नंबर हमारा यहाँ पे हो जाएगा नाउन। चलो सर ठीक है। नाउन के बाद में रेन एंड मार्टिन की बुक में दिया हुआ है एडजेक्टिव। लो सर एडजेक्टिव लिख देंगे। फिर प्रोनाउन दिया हुआ है तो प्रोनाउन हमने बना लिया। वर्ब, चलो सर वर्ब हो गया। इसके बाद में हम एडवर्ब की बात कर लेते हैं। इसके बाद में हम प्रीपोजिशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन की बात होगी, एक मिनट। हाँ,
प्रीपोजिशन की बात होगी। उसके बाद में सर हम कंजंक्शन की बात कर लेते हैं। लास्ट एंड फाइनल इसमें आता है इंटरजेक्शन। तो सर ये 8 प्रकार के हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि सर नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है। ये सारे टोटल पार्ट्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये टोटल और टोटल पार्ट हमारे क्या कहलाते हैं कि सर इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप देख पा रहे हैं, इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग प्रकार के शब्दों के अकॉर्डिंग होता है, क्लोजेस के अकॉर्डिंग होता है, और जिस तरीके से ये काम करता है उसी तरीके से सेंटेंस के अंदर इनका निर्माण होता है। ये नाउन भी बन जाता है, प्रोनाउन भी बन जाता है, एडजेक्टिव भी बन जाता है, एडवर्ब भी बन जाता है। डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, डिपेंड करता है फंक्शन के ऊपर, वर्क के ऊपर कि किस तरीके का काम यहाँ पे किया जा रहा है या होने वाला है। चलिए सर एक एक चीज की स्टार्टिंग करते हैं। मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ नाउन की। मैं यहाँ पे किसकी बात करने वाला हूँ? नाउन की बात करने वाला हूँ। नाउन हमें क्या कहता है कि सर ए नाउन इज एक मिनट, जो नाउन है उस नाउन की अगर मैं बात करूं तो ए नाउन इज ए नाउन इज अ वर्ड। नाउन एक शब्द है, पहले से पढ़ा हुआ है। यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, इसमें एक व्यक्ति के नाम की बात की जाती है, प्लेस की बात की जाती है, या मैं कहूं तो थिंग की बात की जाती है, किसी वस्तु की बात की जाती है। जैसे मैं बात करूं शिवाजी, शिवाजी वॉज ए ग्रेट किंग, हमें ये बताया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो कोलकाता इज ऑन द हुगली, हुगली एक टाइप ऑफ रिवर। ठीक है, मैं आगे सेंटेंस लिखूं तो द रोज स्मेल्स। आप एक बार सेंटेंसेस देख लीजिए, इनमें से आपको नाउन फाइंड आउट करना पड़ेगा, नाउन कौन सा नाउन है, कौन सा नाउन नहीं है। ठीक है, कि द सन शाइन्स, द सन शाइन्स लिखा हुआ, द सन शाइन्स ब्राइट। ओके, इसके बाद में आगे मैं बात करता हूं तो लिखा हुआ है हिज COURAZ करीज वॉन हिम HONOUR ऑनर। ये कुछ प्रकार के सेंटेंसेस थे। इनकी अगर वापस से बात करें तो देखिएगा शिवाजी, कि सर शिवाजी की बात करूं तो शिवाजी यहाँ पे हमारा नाउन है। ठीक है, क्योंकि सर ये एक व्यक्ति का नाम है, ये एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है जी सर। मैं बात करता हूं किंग, तो सर राजा, राजा भी सर एक नाउन है, क्योंकि सर ये भी एक पर्सन ही होता है, एक व्यक्ति ही होता है। कोलकाता की सर कोलकाता एक प्लेस है, एक स्थान है। हुगली सर हुगली एक नाम है, नदी का नाम है। रोज सर रोज गुलाब का फूल होता है, तो सर ये एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूं आगे तो सन, तो सर सन सूरज देवता, ये भी सर एक ऑब्जेक्ट के रूप में आता है। अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट का मतलब ए टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब एक प्रकार की वस्तु, एक प्रकार का व्यक्ति, एक प्रकार की वस्तु, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मैं बात करूं यहाँ पे करीज, तो सर करीज भी एक प्रकार का नाउन है, और ऑनर, ऑनर भी एक प्रकार का नाउन है। जब हम नाउन पढ़ेंगे कंप्लीट तब हम इस नाउन की पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे आपने देखा शिवाजी। मैं एक बार वापस से लिख देता हूं इन सभी शब्दों को ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि सर शिवाजी आपने लिखा सबसे पहले, फिर हमने लिखा सर यहाँ पे किंग, फिर हमने लिखा यहाँ पे कोलकाता, फिर हमने लिखा यहाँ पे हुगली, उसके बाद में हमने लिखा रोज, फिर हमने लिखा सन, फिर लिखा सर यहाँ पे करीज, और फिर हमने लिखा सर HONOUR ऑनर। ये टोटल वर्ड्स क्या थे कि सर ये टोटल वर्ड्स नाउन है। इसका मतलब एक चीज हमारे ये समझ में आई, अगर मैं नोट करके लिखूं, अगर मैं आपको नोट करके लिखवाऊं तो ये यहाँ पे लिखा जा रहा है कि सर द वर्ड थिंग, द वर्ड, जो वर्ड है थिंग नाम का, थिंग नाम का जो वर्ड है, ये वस्तु है, ये क्या क्या चीजें इंक्लूड करती है। इंक्लूड का मतलब क्या क्या चीजें इसके अंदर मिला लेती है, उसकी मैं बात करूं तो देखिएगा इंक्लूड में क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे अगर मैं एक नंबर को लिखूं, अगर मैं एक नंबर से आप लोगों को बताऊं तो क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है, उसकी अगर अपन बात करें तो देख लेते हैं क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही है। कि सर ऑल ऑब्जेक्ट्स, अगर मैं बात करूं ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, कि सारे के सारे वो ऑब्जेक्ट जिनको हम देख सकते हैं,
कि दुनिया में सारे के सारे ऑब्जेक्ट, ओ भाई तुम्हें अभी जो भी दिखाई दे रहा है एक्स वाई जेड, कुछ भी मतलब कुछ भी, अगर तुम्हें कुछ भी दिखाई दे रहा है ना तो टोटल आर नाउन्स, वो सब के सब नाउन है। ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, जो हम देख सकते हैं वो सब के सब नाउन है। रेन एंड मार्टिन की बुक में बताया जा रहा है जो भी हम सुन सकते हैं वो नाउन है, जो भी हम स्वाद ले सकते हैं नाउन है, जिसको भी हम टच कर सकते हैं वो नाउन है, या जिसका भी हम स्मेल कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं कि सर वो भी क्या होता है, नाउन होता है। ये हमें बताया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं एंड के बाद में क्या, चलो सर एंड की बात होगी तो अब हम बात करेंगे सेकंड नंबर। सेकंड नंबर हमें क्या बताया जा रहा है कि सर सेकंड नंबर हमें बताया जा रहा है समथिंग दैट वी कैन थिंक। ये तो समझ में आ गया कि सर जिसको हम देख सकते हैं, यहां पर देखिएगा आप सी से स्टार्ट कर रहे हैं अपन, कि जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, टच कर सकते हैं या स्मेल कर सकते हैं। जिस किसी वस्तु को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्वाद ले सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, वो सब के सब ऑब्जेक्ट नाउन होते हैं। फिर दूसरा पॉइंट बताया जा रहा है समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ, जिसके बारे में हम सोच सकते हैं बट कैन नॉट परसीव, लेकिन हम परसीव नहीं कर सकते। परसीव मतलब समझ नहीं सकते हैं, बाय द सेंसेस, जिनको हम इंद्रियों के माध्यम से समझ नहीं सकते। केवल मैं कहूं कि ऐसी चीजें जिनको हम देख सकते हैं नाउन है, वो वस्तुएं जिनको हम देख नहीं सकते, ना ही टच कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, वो भी हमारा क्या होता है, नाउन होता है। ये कुछ बातें थी जो हमने कर ली। हमने एग्जाम्पल के रूप में छोटा सा आपको बताया, शिवाजी को हम देख सकते हैं, है ना, शिवाजी हम देख सकते हैं, किंग राजा हम देख सकते हैं, कोलकाता नगर हमने देखा है, हुगली नदी हमने देखी होगी, रोज हमने देखा है, सन हमने देखा है, अब करीज यहाँ पे आया है। तो सर COURAG करीज जो लिखा हुआ है साहस, तो सर ये साहस हम देख नहीं सकते। ऑनर, सर ऑनर हम देख नहीं सकते, लेकिन सर हम इसे फील कर सकते हैं, है ना। जोश को हम फील कर सकते हैं, ऑनर को हम फील कर सकते हैं, साहस को हम फील कर सकते हैं, गरीबी पॉवर्टी को हम फील कर सकते हैं, सब नाउन है सर। ये सब नाउन की बातें होगी। छोटी सी बात थी, नाउन की बात हमने कंप्लीट करी, है ना। तो सर ये हो गया नाउन, यहां से हमने पढ़ना शुरू करा था ए नाउन। अब रेन एंड मार्टिन की बुक में जो दूसरा पॉइंट दिया जा रहा है उसकी मैं अगर बात करूं तो आएगा सर मैं बात करूं एडजेक्टिव की, तो सर एन एडजेक्टिव लिखा हुआ है कि सर एन एडजेक्टिव, यहां इस एडजेक्टिव को मैं रेड लेटर में कर देता हूं ताकि सुंदर दिखेगा लिखने में, कि सर एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, हमें बताया जा रहा है, जस्ट ए मिनट, हाँ, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। एक एडजेक्टिव एक शब्द होता है, एक वर्ड होता है, एक शब्द है जिसका यूज किया जाता है ऐड करने के लिए समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, किसी नाउन में कुछ ऐड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कि सर एक एडजेक्टिव वो वाला शब्द होता है जिसका यूज किया जाता है ऐड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए नाउन। बस जिसने ये बात समझ ली कि भाई साहब नाउन को कुछ और बताने के लिए, नाउन के अंदर कुछ और चीज जोड़ने के लिए, अरे नाउन को यार थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताने के लिए, नाउन की कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देना, नाउन के बारे में कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग बताना, नाउन की कुछ और डेफिनेशन देना, नाउन के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा कहना, सर एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं बात करूं तो मैंने लिखा सर ही इज अ BRAVE ब्रेव बॉय, और बात हमने खत्म कर दी। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा कि सर देयर आर TWENTY 20 BOYS बॉयज इन दिस क्लास। जी सर बहुत बढ़िया, CLASS। दो सेंटेंस हमने लिखे। अब इन्हीं सेंटेंसेस के माध्यम से हम छोटा सा एडजेक्टिव समझ लेते हैं, फिर डिटेल में जब एडजेक्टिव प्रॉपर एडजेक्टिव का नंबर आएगा तब समझेंगे कि सर बॉय क्या है, कि सर बॉय हमारा नाउन है, ठीक है जी सर।
यहाँ पे बॉयज क्या है कि सर बॉयज भी हमारा नाउन है। अरे तो बॉयज से पहले क्या लिखा हुआ है कि सर ब्रेव, तो ब्रेव क्या है, एडजेक्टिव हुआ। 20 क्या हुआ कि सर 20 भी एडजेक्टिव हुआ। अरे जो नाउन के पहले आकर हमें नाउन के बारे में बता दे, जो नाउन के पहले आकर हमें नाउन के बारे में बता दे, वो क्या कहलाता है, वो सर एडजेक्टिव कहलाता है। जी सर, बहुत बढ़िया। आगे चलेंगे, अब हम बात करेंगे प्रोनाउन की कि सर प्रोनाउन क्या होता है। तो मैं बता दूं आपको प्रोनाउन क्या है। वैसे नॉर्मली आप जानते हैं कि सर प्रोनाउन इज अ वर्ड, मतलब ए प्रोनाउन इज अ वर्ड। प्रोनाउन एक शब्द है, यूज किया जाता है इंस्टीड ऑफ ए नाउन। किसी नाउन की जगह सर इसका यूज किया जाता है, किसी नाउन की जगह। बात हो रही है कि नाउन की जगह ऐसा शब्द यूज करो जो नाउन के जैसा ही हो, तो सर वो प्रोनाउन कहलाता है। वो क्या कहलाता है, प्रोनाउन। तो सर यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन, आप देख पा रहे हैं, मैं लिख देता हूं यहाँ वापस से। अगर मैं बात करूं जॉन की, जस्ट ए मिनट, आइए सर हम बात करेंगे यहाँ पे जॉन। तो सर मैंने लिखा JOHN कि सर यहाँ जो जॉन लिखा हुआ है कि जॉन इज एब्सेंट, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। एक सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा। दूसरा मैं लिखता हूं, मैंने लिखा है, गौर करते हुए चलिएगा कि सर द बुक, मैंने लिखा द बुक, बुक्स लिख देता हूं एक बार, द बुक्स, जस्ट ए मिनट, मैंने लिखा BOOK, क्या हो गया जी सर, दोबारा से लिखते हैं एक बार, BOOKS कि सर द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। ये कोई सेंटेंस है, द बुक्स आर वेयर, ठीक है, हाँ, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। अच्छा सा सेंटेंस है। यहाँ पे आपने देखा सर बुक्स की बात की जा रही है। चलो सर पहले समझ लेते हैं कि सर जॉन एक नाउन है, जॉन इज एब्सेंट, जॉन एब्सेंट है बिकॉज ही। तो सर यहाँ ये जो ही नामक शब्द आया, ये ही हमारा प्रोनाउन है। कि द बुक्स आर, की किताबें वही हैं, द बुक्स आर की किताबें वही हैं जहां यू लेफ्ट देम, जहां तुमने उनको छोड़ा था। तो सर ये देम किसके लिए आया है, ये देम बुक्स के लिए आया है। मतलब JOHN, जॉन का प्रोनाउन क्या बना कि सर ही बना, और यहाँ पर जो बुक्स आया है, इन बुक्स का प्रोनाउन क्या बना कि सर इन बुक्स का प्रोनाउन यहाँ पे हमारा बना देम। क्यों, क्योंकि बुक्स प्लूरल है तो देम भी प्लूरल है। धीरे धीरे चीजें आप सीखोगे जब हम प्रॉपर प्रोनाउन हम पढ़ेंगे। ठीक है सर, आगे मैं बढ़ना चाहूंगा अगला पॉइंट कि सर अब हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में कि सर ए वर्ब इज अ वर्ड। चलो सर सेम टू सेम चीजें आ रही है। अब हम वर्ब को थोड़ा सा जान लेते हैं। वर्ब हमें क्या कहती है कि सर ए वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब एक वर्ड है जिसका यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस, जिसका यूज किया जाता है टू एक्सप्रेस एन एक्शन, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्शन बताने के लिए या स्टेट बताने के लिए, है ना, एक्शन बताने के लिए या स्टेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये आएगी कि वर्ब के अंदर हमें एक्शन या स्टेट बताई जाती है। वर्ब के अंदर हमें एक्शन या स्टेट बताया जाता है। वर्ब की एक छोटी सी डेफिनेशन ये हो गई कि वर्ब क्या है, कि एक ऐसा शब्द जो हमें किसी सेंटेंस में एक्शन करता हुआ दिखाई दे, या कोई स्टेट, स्टेट मतलब कोई अवस्था दिखाता हुआ प्रतीत हो। जैसे मैं 3 एग्जाम्पल लिखूंगा, आप मुझे बताइएगा उनमें से वर्ब कौन सी होगी। ठीक है, मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, आप मुझे वर्ब बताओगे। मैंने लिखा द गर्ल रॉट अ लेटर टू हर कजिन। यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, कजिन के साथ में सेंटेंस पूरा हुआ। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा कोलकाता इज अ बिग सिटी। चलो सर ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा कि सर आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। ऐसे मैंने 3 सेंटेंस यहाँ स्क्रीन के ऊपर लिखे हैं। और अब हमें एक्शन और स्टेट बताना है। तो सर हमने देखा गर्ल, लड़की ने लिखा, तो सर ये लिखा जो है ये एक्शन है। कोलकाता इज अ सिटी, बिग सिटी, सर ये एक अवस्था है।
आयरन एंड कॉपर आर, तो सर ये आर भी हमारा स्टेट है, तो रॉट, इज और आर ये हमारी वर्ब का काम करेगा। चलो सर बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब समझते हैं सर हम एडवर्ब को, क्योंकि जिस तरीके से रेन एंड मार्टिन की जो बुक है उस बुक में जैसा दिया हुआ है एक बार हम वैसा ही समझते हैं, फिर आगे हम चीजों को ऐड करते हुए जाएंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एडवर्ब। लिखा हुआ है कि सर एन एडवर्ब, एक एडवर्ब जो है इज अ वर्ड, एक शब्द होता है यूज टू एड, जिसका यूज किया जाता है एड समथिंग। अरे एडवर्ब का क्या काम है कि सर ये कुछ ऐड करता है। क्या ऐड करता है कि सर ये मीनिंग ऐड करता है। किस में ऐड करता है कि भाई साहब ये ऐड करता है वर्ब में। जो वर्ब के बारे में बताए एडवर्ब, ओके बहुत बढ़िया। और जो एडजेक्टिव के बारे में बताए वो भी एडवर्ब है सर। और कि सर और अनदर एडवर्ब, जो एडवर्ब के बारे में भी बताए सर वो भी क्या होता है, एडवर्ब ही होता है। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। एडवर्ब क्या है कि सर एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो हमें वर्ब के बारे में बताता है। जो हमें किसके बारे में बताता है, वर्ब के बारे में बताता है, जो हमें एडजेक्टिव के बारे में बताता है, और जो हमें एडवर्ब के बारे में बताता है। एक ऐसा शब्द जो वर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे, एडजेक्टिव के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे, या एडवर्ब के बारे में कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज दे, सर उसको हम एडवर्ब के नाम से जानते हैं। मैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखूंगा, आप मुझे बताइएगा कि इन सेंटेंसेस में से कौन सी एडवर्ब है और क्यों है। ठीक है जी सर। सेंटेंस आपकी स्क्रीन के ऊपर है कि ही वर्क द सम QUICKLY क्विकली। चलो सर बहुत अच्छा। फिर हमारा अगला सेंटेंस है दिस फ्लावर इज वेरी BEAUTIFUL ब्यूटीफुल। फिर लिखा हुआ है सी प्रोनाउंस्ड, ओके सी प्रोनाउंस्ड द वर्ड क्वाइट करेक्टली। ओके तो सर 3 सेंटेंस यहाँ पे हमने लिखे हैं। अब इन 3 सेंटेंसेस में से हम एडवर्ब ढूंढते हैं कि सर ही वर्कड, उसने काम किया। तो ये जो वर्कड यहाँ पे लिखा हुआ है, वर्क कैसा हुआ है कि सर वर्क क्विकली हुआ है। ठीक है। दिस फ्लावर इज, दिस फ्लावर इज, फ्लावर क्या है कि सर दिस फ्लावर इज ब्यूटीफुल। तो सर यहाँ पर इज वेरी ब्यूटीफुल, तो सर यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये जाननी है कि ये जो ब्यूटीफुल लिखा हुआ है ये हमारा एडजेक्टिव है। लेकिन सर ये एडजेक्टिव कैसा, कैसा, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर कि सर वेरी, तो सर ये वेरी एडवर्ब है। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल का जो एक्स्ट्रा नॉलेज हमें मिल रहा है वो वेरी से मिल रहा है। तीसरा पॉइंट है सी प्रोनाउंस द वर्ड क्वाइट करेक्टली। तो सर यहाँ पे ये जो करेक्टली वर्ड आया ये करेक्टली एडवर्ब है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। करेक्टली हमारा एडवर्ब है। और मैं कहूँ तो सर ये जो क्वाइट है ये क्वाइट भी हमारा एक तरीके से एडवर्ब ही है, दोनों एडवर्ब है। तो क्वाइट करेक्टली, करेक्टली एडवर्ब है, उस करेक्टली का भी एक विशेष जो पॉइंट हमें मिला है वो मिला है क्वाइट। करेक्टली की विशेषता क्वाइट है कि सी प्रोनाउंस्ड, उसने प्रोनाउंस किया शब्दों का, उसने शब्दों का प्रोनाउंस किया कैसे कि करेक्टली किया। करेक्टली कैसे कि क्वाइट करेक्टली किया। तो भैया मैंने आपको बताया था जो वर्ब के बारे में बताए वो एडवर्ब, जो एडजेक्टिव के बारे में बताए कि सर वो भी एडवर्ब, और जो एडवर्ब के बारे में बताए कि सर वो भी एडवर्ब ही होता है। चलो सर आगे बढ़ना चाहेंगे, अगले पॉइंट पे बात करेंगे एडवर्ब के बाद में। अब हम लेके चलते हैं आपको प्रेपोजिशन के ऊपर कि आखिरकार ये सर प्रेपोजिशन होता क्या है। तो वही बात, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, ठीक है, इज अ वर्ड यूज्ड विद अ, चलो अभी बात करेंगे, पहले प्रेपोजिशन को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं कि सर यहाँ पे बात हो रही है प्रेपोजिशन की। सर ए प्रेपोजिशन इज अ वर्ड, प्रेपोजिशन एक शब्द होता है जिसका यूज किया जाता है विद ए नाउन, ठीक है, विद ए नाउन और ए प्रोनाउन, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन के लिए इसका यूज किया जाता है जिसमें बताया जाता है टू शो, जिसमें बताया जाता है हाउ द पर्सन, हाउ द पर्सन या कोई भी वस्तु मान लो, हाउ द पर्सन या थिंग जो डिनोट करती है,
जो डिनोट करती है मतलब जो बताती है या जिसके द्वारा बताया जाता है बाय द नाउन और प्रोनाउन, जिसमें नाउन या प्रोनाउन के द्वारा बताया जाता है और वो स्टैंड करता है, वो क्या करता है, स्टैंड करता है इन रिलेशन, जो रिलेशन बताता है उन दोनों के बीच में, समथिंग एल्स। इसी तरीके का जो पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन कहते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सर प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो नाउन प्रोनाउन को शो करता है कि हाउ द पर्सन, कि कैसे एक व्यक्ति, कि हाउ द पर्सन, कि कैसे एक व्यक्ति या वस्तु, कि कैसे एक व्यक्ति या वस्तु नाउन या प्रोनाउन को स्टैंड करती है, कि सर एक व्यक्ति और या एक वस्तु के साथ में एक नाउन या प्रोनाउन किस तरीके से स्टैंड होता है, किस तरीके से उनका रिलेशनशिप बैठता है, वो रिलेशन दिखाना ही, वो संबंध बताना ही क्या कहलाता है, प्रेपोजिशन कहलाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, क्या एग्जाम्पल है, तो मैं यहाँ पे 2-3 सेंटेंस लिख रहा हूं, आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर किसका किस तरीके से यहाँ पे रिलेशन बताया जा रहा है। ठीक है, ओके। पहला सेंटेंस है देयर इज ए काउ, देयर इज ए काउ। यहाँ एक गाय की बात की जा रही है कि सर देयर इज ए काउ इन द गार्डन। चलो सर यहाँ से लिख लेते हैं कि सर देयर इज ए काउ इन द गार्डन। ओके, दूसरा पॉइंट है द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, फिर लिखा हुआ है ए फेयर लिटल गर्ल सेट अंडर अ ट्री। तो सर यहाँ पे 3 सेंटेंस लिखे हुए दिख रहे हैं कि देयर इज ए काउ, कि सर एक गाय है गार्डन में। तो सर गाय कहाँ है, कि सर गार्डन में है, तो यहाँ ये जो इन आया ये प्रेपोजिशन है। द गर्ल इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, लड़की किसकी शौकीन है, कि सर लड़की म्यूजिक की शौकीन है। ए फेयर लिटिल गर्ल सेट अंडर ए ट्री, लड़की छोटी सी लड़की जो है, प्यारी सी सुंदर सी जो छोटी सी लड़की है वो कहाँ बैठी हुई है, कि सर पेड़ के नीचे बैठी हुई है। तो इन, ऑफ, अंडर, ये ऐसे शब्द क्या होते हैं कि सर ये प्रेपोजिशन कहलाते हैं। वैसे नॉर्मल सी चीजें हैं, आप लोगों की पढ़ी हुई है, लेकिन हम रेन एंड मार्टिन की बुक कंप्लीट कर रहे हैं तो एक एक चीज को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, चलो सर अगला पॉइंट क्या दिया हुआ है, आई थिंक सेकंड लास्ट में हम आ चुके हैं। कंजंक्शन की बात मैं यहाँ पे करने वाला हूँ कि कंजंक्शन क्या होता है क्या नहीं। तो आइए सर कंजंक्शन के बारे में समझते हैं कि सर ए कंजंक्शन इज अ वर्ड, कंजंक्शन एक शब्द है, कंजंक्शन एक शब्द है जो क्या करता है, कि सर जो ज्वाइन करता है वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जोड़ता है, जो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को जोड़ता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, मैंने लिखा रामा एंड हरी, राम या हरी आर COUSINS, कजिन्स लिखा हुआ है। फिर मैंने लिखा यहाँ पर कि सर 2 and 2 make 4। अब बहुत सारे बच्चों को इस सेंटेंस में कंफ्यूजन रहता है, अब यहाँ पे आपकी सारी समस्या का समाधान खत्म हो चुका होगा कि 2 and 2 make 4, मैक्स नहीं करेंगे, रेन एंड मार्टिन की बुक में दिया हुआ है, इसका मतलब हम इस चीज को झुटला नहीं सकते हैं। तो 2 and 2 make 4 ही करना है, मैक्स 4 हम नहीं करेंगे। आगे हम चलेंगे, आई रेन फास्ट, आई रेन फास्ट बट मिस्ड द TRAIN ट्रेन। तो सर यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंस लिखे, देखते हैं कि सर रमा एंड हरी, यहाँ पे रमा एंड हरी को किससे जोड़ा जा रहा है, कि सर एंड से जोड़ा जा रहा है। यहाँ 2 and 2 को किससे जोड़ा जा रहा है, कि सर एंड से जोड़ा जा रहा है। आई रेन फास्ट में तेज दौड़ा लेकिन मिस्ड द ट्रेन। तो सर यहाँ हमने देखा AND एंड, दूसरे में भी सर AND एंड, फिर तीसरा सर हमने देखा बट, एंड बट, ये क्या है कि सर दे आर कंजंक्शंस। इनको हम किसके नाम से जानते हैं, इनको हम कंजंक्शंस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब शायद हम लास्ट कंजंक्शन में, लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ चुके हैं। लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करता हूं तो आप देखिएगा स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है कि सर एन इंटरजेक्शन। ये शायद तुमने पहली बार पढ़ा होगा। इंटरजेक्शन एक अच्छा शब्द है, इसकी मैं अगर बात करूं तो इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि सर एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, एक इंटरजेक्शन एक शब्द होता है विच एक्सप्रेसिस, जो क्या करता है, एक्सप्रेस करता है सम सडन फीलिंग, ओ फीलिंग्स
ये सडन फीलिंग के बारे में हमें बताता है, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट कि सर इंटरजेक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो सडन फीलिंग बताता है। सडन फीलिंग कैसे, जैसे मैं एक सेंटेंस लिख के आपको बताऊं तो मैंने लिखा हुर्रे, मैंने क्या लिखा, हुर्रे वी हैव वॉन द गेम, ये कोई सेंटेंस है। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा अलास, ठीक है, मैंने लिखा अलास सी इज डेड, सी इज डेड, DEAD। मैंने दो सेंटेंस लिखे, यहां पर आप गौर से देखिए हुर्रे, और हुर्रे के साथ में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी दिया हुआ है, अलास, अलास के साथ में भी मार्क ऑफ एक्सप्लेनेशन, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया हुआ है। हुर्रे और अलास ये दोनों शब्द इंटरजेक्शन होते हैं, और इंटरजेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो सडन फीलिंग्स के माध्यम से हमें कोई चीज बताए। तो ये ऐसी चीज है जिनको शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता, सिर्फ एक्सप्रेशन से पता चलता है। तो फिर रेन एंड मार्टिन साहब ने क्या करा, इनको हुर्रे अलास इनसे कुछ हमें समझाने की कोशिश की है। तो सर अगर देखा जाए तो एक बार के लिए कंप्लीट अगर अपन मैं वापस से रिपीट करता हूं थोड़ा सा, तो सर पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच हमने यहां से पढ़ना शुरू करा था, जो कि था सर नाउन। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर नंबर से बताऊं तो सर इसको हम एक नंबर नाउन का नाम दे सकते हैं। नाउन के बाद में थोड़ी सी डिटेल हमने पढ़ी थी दूसरे नंबर पे, तो सर उसको हम एडजेक्टिव का नाम दे देते हैं। एडजेक्टिव के बाद में तीसरे नंबर पे जो हमने पॉइंट पढ़ा था सर, उसको हम प्रोनाउन का नाम दे देते हैं। प्रोनाउन के बाद में 4 नंबर पे सर अगर हम बात करें यहाँ 4 नंबर, तो सर 4 नंबर हम वर्ब को दे देते हैं। 4 के बाद में अगर सर हम 5 नंबर की बात करें तो सर 5 नंबर हमारा एडवर्ब हो जाएगा। एडवर्ब के बाद में अगर 6 नंबर की बात करें तो सर प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन के बाद में मतलब कितने नंबर हो गया, प्रेपोजिशन 6 नंबर हो गया। तो सर 7 नंबर हमारा हो गया कंजंक्शन, और लास्ट एंड फाइनल जिसकी हमने बात करी थी अभी अभी, ये था सर इंटरजेक्शन। तो सर पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर बात की जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 8 टाइप्स होते हैं, मतलब 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात हमें करनी होती है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात हुई, लेकिन रेन एंड मार्टिन की बुक के अंदर इन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा, इन 8 पार्ट्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें और दी गई है। इन चीजों की अगर मैं बात करता हूं तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। अभी हम एक्सरसाइज भी करेंगे, अभी अपना लेक्चर खत्म नहीं हुआ है, अभी हम एक्सरसाइज की भी बात यहाँ पे करने वाले रहेंगे। तो एक बार देखिएगा फटाफट से, स्क्रीन के ऊपर मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे नोट करवा रहा हूँ, फोकस कीजिएगा, जरा देखिएगा स्क्रीन के ऊपर, यहां से मैं पढ़ा रहा हूं, समझिएगा। जो लिखा हुआ है वो देख लेते हैं एक बार। लिखा हुआ कि सर सम मॉडर्न ग्रामर्स, कुछ नई ग्रामर्स आई है, उन्होंने इंक्लूड कर लिया डिटरमिनर्स को। अब आपने आपकी ग्रामर के पार्ट में डिटरमिनर का नाम भी सुना होगा, तो सर ये डिटरमिनर वही आ गया कि सम मॉडर्न ग्रामर्स, कुछ मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड कर लेती हैं डिटरमिनर्स को अमंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर, अमंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। अगर मैं बात करूं डिटरमिनर की और ज्यादा, तो हमें बताया जा रहा है कि सर डिटरमिनर्स, जो डिटरमिनर्स है आर वर्ड्स, शब्द है, जैसे ए, एन, द, ये डिटरमिनर है। भाई साहब देखो देखो इनको, ये ए एन दी डिटरमिनर है भाई। दिस दैट दीज दोज है ना, दिस दैट दीज दोज, कि सर ये दिस दैट दीज दोज भी क्या है कि सर ये भी डिटरमिनर है। एवरी, ईच, ये ईच और एवरी क्या है कि सर ये भी डिटरमिनर है। अरे सम एनी क्या है कि सर ये भी डिटरमिनर है। अरे माई, हिज, वन, टू, ये सब क्या कि सर ये टोटल जो वर्ड्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रहे हैं, ये टोटल के टोटल वर्ड्स क्या है, डिटरमिनर एटसेट्रा, मतलब और भी है। इसका मतलब जब हम पर्टिकुलर डिटरमिनर पढ़ेंगे तब मैं आपको इस बुक की और डिटेल बताता हुआ चलूंगा। आगे अगर मैं बात करता हूं तो हमें बताया जा रहा है इन दिस बुक, इस बुक में इन मेनी ट्रेडिशनल ग्रामर, जैसे कि बहुत सारे ट्रेडिशनल ग्रामर में भी है कि ऑल डिटरमिनर्स, सारे के सारे डिटरमिनर एक्सेप्ट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, सिवाय, सुनना सुनना सुनना, इन दिस बुक ऑल डिटरमिनर, सारे के सारे डिटरमिनर, किसके अलावा, ए, एन और द, ए एन द के अलावा आर क्लास्ड अमंग एडजेक्टिव। ओ हो, इसका मतलब जितने भी ऊपर वाले शब्द आए वो सबके सब एडजेक्टिव भी है, डिटरमिनर भी है, लेकिन ए एन दी जो है ना,
AND एडजेक्टिव भी है तो सही, लेकिन एडजेक्टिव की कैटेगरी में इनको हम रख नहीं सकते। वाओ, अच्छा पॉइंट है। As words are divided into different classes according to the work they do in the sentence, it is clear that we cannot say to which parts of speech a word belong to unless we it is, मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि हम किसी भी सेंटेंस में किसी भी शब्द को अपनी मर्जी से नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं बता सकते। मैं फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी सेंटेंस में हमने किसी भी शब्द को उठाकर ये नहीं कह सकते कि ये फलाना फलाना शब्द नाउन है, या एडजेक्टिव है, या एडवर्ब है, या कंजंक्शन है। तो सर कैसे पता चलेगा? अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, उनके वर्क के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दे अराइव्ड सून आफ्टर, जैसे कुछ सेंटेंस लिखा हुआ है, फोकस करते हुए चलिएगा कि सर दे अराइव्ड सून आफ्टर, ये यहाँ जो आफ्टर है ये क्या है, यहाँ ये जो आफ्टर है ये क्या है, यहाँ ये जो आफ्टर आया है ये क्या है। ये तीन सेंटेंस है, एक बार इन तीन सेंटेंसेस को आप गौर से देख लीजिए। ये तीन सेंटेंस आपको क्या बताने जा रहे हैं यहाँ पे बताइए कि दे अराइव्ड सून, उसके बाद में आफ्टर है, दे अराइव्ड आफ्टर अस, दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट। तो सर पहला जो आफ्टर है वो है एडवर्ब, कि दे अराइव्ड सून आफ्टर। तो सर ये सून आफ्टर में जो आफ्टर शब्द आया है ना, ये एडवर्ब है। वैसे तो सून आफ्टर कंप्लीट एडवर्ब है कि वो कब आएंगे, जल्दी आएंगे। दे अराइव्ड आफ्टर अस, तो भैया अस के पहले, प्रोनाउन के पहले आफ्टर आया है ना, ये प्रोनाउन के पहले जो आफ्टर आया है, ये आफ्टर यहाँ पे प्रेपोजिशन है जो अस को जोड़ रहा है कि दे मतलब आए, दे मतलब वो, अराइव्ड मतलब आए, आफ्टर अस हमारे, आफ्टर हमारे बाद में। दे अराइव्ड वो आए या वो पहुंचे, आफ्टर वी हैड लेफ्ट हमें जाने के बाद में। तो सर ये एक प्रॉपर सेंटेंस और यहाँ पर ये एक प्रॉपर सेंटेंस, और दो सेंटेंस को जोड़ने वाला कंजंक्शन होता है। दो सेंटेंस को जोड़ने वाला क्या होता है, कंजंक्शन होता है। बात समझ में आई? फ्रॉम द अबाउ एग्जाम्पल्स, ऊपर वाले एग्जाम्पल्स के माध्यम से वी कैन, हमें यहाँ पे बताया जा रहा है वी कैन सी, हम देख सकते हैं कि द सेम वर्ड can be used as different parts of speech. Oh my god, है मुलायम, अरे we see that, हम देखते हैं कि the same word after same word अलग अलग प्रकार से यूज हो गया। सेम वर्ड एडवर्ब भी बन गया, प्रेपोजिशन भी बन गया और कंजंक्शन भी बन गया। तो अब हम पढ़ने वाले हैं सर एक्सरसाइज इन ग्रामर, एक्सरसाइज करने वाले हैं ग्रामर की। और एक्सरसाइज हमारी जो रेन एंड मार्टिन साहब की जो बुक है उसकी एक्सरसाइज नंबर 2 जो है उसकी मैं यहाँ पे बात करने वाला रहूँगा। तो सभी कैंडिडेट्स रेडी हो जाएंगे। इस क्लास के अंदर जितनी देर अभी हमने पढ़ा, इस वीडियो में जितनी देर हमने सीखा पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि तुमने पहले से पढ़ रखा है, और रेन एंड मार्टिन की बुक में जो एक्सरसाइज नंबर 2 है उसकी मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो फटाफट से देख लीजिए। एक नंबर पहला जो क्वेश्चन था वो लिखा हुआ है कि सर मैं अगर बात करूँ तो लिखा हुआ है यहाँ पे, गौर से देखिएगा, STILL, क्या लिखा हुआ है, STILL, स्टिल WATERS, वाटर्स रन डीप। ये आपका पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है स्टिल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, स्टिल। ये पहला क्वेश्चन है, मैं बात करूंगा अभी। और इसी के साथ में मैं दूसरा क्वेश्चन भी लिख देता हूँ कि सर ही, समझते हुए चलिएगा, ही और STILL, स्टिल, ही स्टिल LIVS लिव्स इन दैट हाउस, है ना, इन दैट हाउस। यहां पर जी हाँ, ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस। तो सर यहां पर दो सेंटेंस में स्टिल लिखा हुआ आ रहा है। इन दो सेंटेंसेस में स्टिल लिखा हुआ आ रहा है। तो पहला स्टिल यहाँ पे क्या है, ये जो स्टिल है ये स्टिल क्या है, और ये जो स्टिल आया है ये स्टिल क्या है, ये फंक्शन आपको मुझे बताते हुए चलना है। तो बताओ स्टिल वाटर्स। तो सर वाटर क्या है, कि सर वाटर नाउन है, नाउन से पहले आने वाला कि सर एडजेक्टिव। तो स्टिल वाटर का मतलब
ऐसा पानी जो बिल्कुल भी लहरा नहीं रहा है। लहराने से मतलब कि ऐसा पानी जो बिल्कुल चल नहीं रहा है, एकदम स्थिर पानी। तो स्टिल वाटर्स रन डीप, मतलब जो बिल्कुल हिलता हुआ पानी नहीं होता ना, वो बहुत ही गहराई में होता है, बड़ा डीप होता है। तो सर यहाँ ये जो स्टिल है, ये स्टिल क्या है, एडजेक्टिव है। चलो सर बहुत बढ़िया, ये हमारे समझ में आ गया। और किसके बारे में बता रहा था कि सर ये नाउन के बारे में बता रहा था, अबाउट नाउन। और यहाँ पे नाउन क्या है सर, यहाँ पे नाउन था हमारा वाटर्स। तो हमें पता चल गया स्टिल यहाँ पे हमारा एडजेक्टिव है। दूसरा पॉइंट आ रहा है स्टिल क्या है यहाँ पे, कि सर ये जो स्टिल है, ये स्टिल हमारी यहाँ पे एडवर्ब है। कैसे पता चला, क्योंकि सर ये हमें वर्ब के बारे में बता रहा है, और यहाँ पे वर्ब हमारी क्या है, लिव्स है। देख लीजिए कि ही मतलब वह है, स्टिल मतलब अभी भी, लिव्स मतलब रहता है, इन दैट हाउस, वो अभी भी उस घर में रहता है। तो रहना, रहना को एक्स्ट्रा बताया जा रहा है, अभी भी रहना कि अभी भी। तो यहाँ पे स्टिल एडवर्ब है, जो हमें किसके बारे में बता रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है। चलो मैं आपको तीसरा क्वेश्चन देता हूं, आप मुझे बताइएगा इसका क्या फंक्शन है। तीसरा क्वेश्चन है कि सर द और AFTER मीसी आफ्टर के, आपको आफ्टर के बारे में आपको पूछूंगा। द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द DRUG ड्रग आर BAD, ये एक सेंटेंस है कि द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बेड। फटाफट से बताइए यहाँ पे आफ्टर क्या है। द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बेड, यहाँ पे आफ्टर नामक शब्द क्या है, फटाफट से जल्दी से मुझे बताइए कि सर आफ्टर जो यहाँ पर है वो है एडजेक्टिव। कैसे पता चला एडजेक्टिव है, क्योंकि सर EFFECTS इफेक्ट्स एक नाउन होता है। इफेक्ट्स क्या होता है, इफेक्ट्स एक नाउन होता है। और ये हमें किसके बारे में बता रहा है भाई, ये शब्द, सर ये शब्द हमें नाउन के बारे में बता रहा है, और नाउन हमारा इफेक्ट्स है। इफेक्ट्स मतलब प्रभाव, कि द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग, कि ड्रग के प्रभाव के बाद भी ये स्थिति कैसे बनी रही, बेकार बनी रही। तो आफ्टर इफेक्ट्स, इफेक्ट्स के बाद, तो इफेक्ट्स नाउन है। और आपको पता होगा, मैं एक चीज आपको और नॉलेज बता दूं कि सर AFFECT अफेक्ट वर्ब होती है, ये ध्यान रखना। अफेक्ट क्या होती है, अफेक्ट वर्ब होती है। चलो बहुत अच्छी बात है, एक्स्ट्रा चीज आपको सीखने को मिली। मैं चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको लेके जा रहा हूं, फिर से देखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, मैं सॉरी चौथा क्वेश्चन नहीं, अब हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 5th नंबर का हमारा क्वेश्चन आएगा, है ना जी सर। अच्छा 3 नंबर का हुआ है। चलो 4 नंबर के क्वेश्चन में चलेंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन हमें क्या बताता है, बताइएगा फटाफट से। मैंने लिखा आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम। ये एक सेंटेंस है, प्यारा सा सेंटेंस है, और आप सारे स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे यहाँ पे आफ्टर क्या है फटाफट से। ये आफ्टर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आफ्टर क्या है, तुरंत स्पीड के साथ में, कि आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम, कि सर आफ्टर द स्टॉर्म कम्स द काम। कम्स द काम, काम का मतलब शांति। अरे भाई साहब तूफान, स्टॉर्म, कि सर आफ्टर मतलब के बाद, आफ्टर द स्टॉर्म कम्स, तूफान के आने के बाद क्या आ जाता है, शांति आती है। आफ्टर द स्टॉर्म, तूफान के बाद क्या आती है, शांति आती है ना। तूफान आ जाता है, तूफान आने, एक तो तूफान से पहले सन्नाटा रहता है, और एक तूफान चले जाने के बाद में भी सन्नाटा ही रहता है। तो सर यहाँ पे आफ्टर क्या है, आफ्टर यहाँ पर प्रेपोजिशन है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सर ये हमारा प्रेपोजिशन हुआ, और ये रिलेशनशिप बता रहा है, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिलेशनशिप बता रहा है बिटवीन STORM स्टॉर्म एंड COMES कम्स, कि तूफान और आना, तूफान तो स्टॉर्म हो गया, कम्स आना हो गया, इन दोनों के बीच का रिलेशन कौन बता रहा है, आफ्टर बता रहा है। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए सर पांचवें पॉइंट या पांचवें क्वेश्चन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो देख लीजिएगा, एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है कि द अप TRAIN ट्रेन इज लेट, ये क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपको इस अप की सिचुएशन बतानी है। ये अप नामक शब्द क्या है, द अप ट्रेन इज लेट।
द अप ट्रेन इज लेट। अप क्या है कि सर यहाँ पे जो अप है ना, ये अप हमारा एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव कैसे हुआ? क्योंकि सर ये हमें नाउन के बारे में बता रहा है और हमारा नाउन क्या है? हमारा नाउन ट्रेन है। तो ट्रेन कैसी है? अप, द अप ट्रेन। क्लियर हुई बात? आया मजा? चलो सर और देखते हैं, धीरे धीरे समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर 6 में लेके चलता हूँ। क्या क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है WEIGST, इट वीट्स, मतलब बुद्धि के लिए आता है। अबाउट ए POUND, पाउंड, ऐसे करके कोई सेंटेंस लिखा हुआ है। जरा WEIGHTS सही है। तो यहां जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या सीखने को मिलेगा बताइएगा। इस क्वेश्चन के अंदर ये अबाउट नामक शब्द क्या है? इस क्वेश्चन में ये अबाउट नामक शब्द क्या है? फटाफट से, कि इट विट्स, ये विट्स वर्ब है बेटा। अबाउट ए पाउंड, इट विट्स अबाउट ए पाउंड। तो यहाँ पे इट विट्स अबाउट ए पाउंड। तो सर यहाँ पे ये जो वर्ड आया है अबाउट, ये अबाउट किसके बारे में बता रहा है? कि सर ये बता रहा है विट्स अबाउट ए पाउंड। तो ये एक फ्रेजल वर्ब का काम करता है, और फ्रेजल वर्ब के अंदर जब भी वर्ब के साथ में प्रेपोजिशन जुड़ा हुआ रहता है तो वो एज ए एडवर्ब का काम करता है। तो सर यहाँ पर ये जो अबाउट है, ये अबाउट एडवर्ब का काम कर रहा है। और किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे बात हो रही है अबाउट वर्ब, वर्ब के बारे में बात हो रही है। और वर्ब क्या है? WEIGHTS, ये हमारी वर्ब हो जाएगी। चलिए सर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और समझते हैं चीजों को, बड़ा अच्छा लगेगा, मजा आएगा। चलिए सर बताइएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात ही हम कर रहे हैं कि ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द BATTLE बैटल। जरा फटाफट से इस अबाउट के बारे में बताइए। यहाँ पर ये जो अबाउट आया है, ये अबाउट किसके बारे में हमें बताता है? ये अबाउट हमें किसके बारे में बता रहा है? कि ही टोल्ड अस, उसने हमें बताया, ऑल, सब कुछ बताया, अबाउट द बैटल, अबाउट द बैटल, अबाउट द बैटल। तो सर ये अबाउट यहाँ पर क्या है? PREPOSITION प्रेपोजिशन है, जो रिलेशन बता रहा है बिटवीन, किस किस के बीच में रिलेशन बता रहा है? ये रिलेशन बता रहा है ऑल एंड बैटल। ऑल एंड बैटल के बारे में हमें यहाँ पे रिलेशन बता रहा था। अब मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 है ही वॉज ओनली ए यार्ड ऑफ मी। चलो फटाफट से बताओ यहाँ पे ऑफ क्या है? फटाफट से बताओ यहाँ पे ऑफ क्या है? OFF, ऑफ नामक शब्द यहाँ पे क्या है? कि ही मतलब वह है, वॉज मतलब था, ओनली मतलब केवल, ए यार्ड ऑफ मी। तो भैया ए यार्ड ऑफ मी, वह मेरे से 1 यार्ड की दूरी पर था। तो सर यार्ड और मी, तो यहाँ पर यार्ड और मी का रिलेशन हो रहा है। तो यार्ड और मी का रिलेशन हो रहा है, मतलब नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन हो रहा है। इसका मतलब सर ये एक तरीके से प्रेपोजिशन का काम करेगा। तो PREPOSITION ये प्रेपोजिशन है। और बात करूं तो मैं, ये रिलेशन बता रहा है, ये रिलेशन बता रहा है बिटवीन यार्ड एंड मी, इन दोनों के अंदर रिलेशन बता रहा है। इसके बाद में 9 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। रेन एंड मार्टिन की बुक में 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है? कि सर सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ। पहले वाला भी ऑफ था, ये वाला भी ऑफ है। तो फटाफट से इस वाले ऑफ के बारे में बताइएगा क्या होगा। अभी अभी मैंने समझाया था कि सडनली, अचानक से, वन ऑफ द व्हील्स, पहियों में से एक पहिया, केम ऑफ, अरे फ्रेजल वर्ब हो गई ना। तो फ्रेजल वर्ब होते ही तो भैया फ्रेजल वर्ब में जो प्रेपोजिशन जैसा शब्द आता है वो क्या होता है? कि सर वो एडवर्ब का काम करता है। वो किसका काम करता है? वो एडवर्ब का काम करता है। क्लियर हुई बात? चलिए सर क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें क्या कहता है समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि सर मुस्लिम्स FAST फास्ट इन द मंथ ऑफ रमजान। रमजान, ये हमारा सेंटेंस है। समझते हैं क्या लिखा हुआ है। तो सर हमें यहाँ इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फास्ट के बारे में। किसके बारे में? फास्ट के बारे में। कि मुस्लिम्स फास्ट
तो मुस्लिम्स फास्ट करते हैं इन द मंथ ऑफ रमजान। तो सर यहाँ ये जो फास्ट आया है, ये फास्ट नामक शब्द हमारी वर्ब है। क्या है जी सर? ये वर्ब है। और वर्ब क्या कर रही है सर? वर्ब एक्सप्रेसिस कर रही है एन एक्शन को। वर्ब किसको रिप्रेजेंट कर रही है? यहाँ पे एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है कि मुस्लिम क्या करते हैं, कि मुस्लिम फास्ट करते हैं रमजान के महीने में। चलो सर बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं और 11 में फिर से फास्ट नामक शब्द की बात की जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे आगे आने वाला जो फास्ट है वो किसके लिए आया है। हमारा क्वेश्चन है कि ही केप्ट द फास्ट, ही केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक। तो सर यहाँ पर ये जो फास्ट है, ये फास्ट क्या है? अरे सीधी सी बात है सर, नाउन है। कैसे पता चला नाउन? तुम खुद देख लो, नाउन नाउन है भाई साहब। ये द आया ना, इस द से पता चला। किससे पता चला? द से। क्यों? क्योंकि सर द फास्ट, नाउन से पहले ही आर्टिकल लगाया जाता है। तो ही केप्ट द फास्ट, तो फास्ट यहाँ पे नाउन है। नाउन क्या होता है? द नेम ऑफ समथिंग, जिसके बारे में हमें कोई चीज बतानी होती है, कोई चीज का पता चलता है। चलो सर क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है कि सर ही इज ऑन द कमिटी। हमारा सेंटेंस है ही इज ऑन द कमिटी। तो सर यहाँ पे ऑन नामक शब्द से हमें जानना है कि ये ऑन नामक शब्द क्या है। ही इज ऑन द कमिटी, ही इज ऑन द कमिटी। तो सर यहाँ पे ऑन नामक शब्द क्या है? प्रेपोजिशन है यार। ये तो क्या है? प्रेपोजिशन है। ही इज ऑन द कमिटी, COMMITTE। ये स्पेलिंग भी काफी पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये स्पेलिंग भी काफी पूछी जाती है, COMMITTE। ठीक है, ही इज ऑन द कमिटी, ही इज ऑन द कमिटी। क्लियर हुई बात? चलो सर ये क्या हुआ कि सर ये जो वर्ड हुआ ये हमारा प्रेपोजिशन हुआ। अच्छा, इसमें ये प्रेपोजिशन के बाद में क्वेश्चन नंबर अगले में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 हमें क्या बताता है, चेक कर लेते हैं एक बार। लिखा हुआ है कि सर लेट अस मूव ऑन, लेट अस मूव ऑन। अभी अभी हमने बात करी, ये ऑन क्या है कि सर ये एक तरीके से एडवर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मूव ऑन ये फ्रेजल वर्ब है। मूव ऑन क्या है? फ्रेजल वर्ब है, जो वर्ब के बारे में हमें बता रहा है। चलो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि सर सिट डाउन। क्या लिखा हुआ है? सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल, रेस्ट अ वाइल, कि बैठ जाओ और कुछ समय के लिए इंतजार करो। तो सर यहाँ पे वाइल क्या है? यहाँ पे वाइल एज ए नाउन का काम करेगा भाई। वाइल यहाँ पे किसका काम करेगा? नाउन का, द नेम ऑफ समथिंग। कि ए वाइल, क्योंकि ए आया है लिखा हुआ, ढंग से देख मेरे भाई। ए ओ ए आर्टिकल है, आर्टिकल है तो भैया आर्टिकल नाउन से पहले ही लगाया जाता है। चलो सर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है सर आई विल वॉच, WHIL, वाइल यू स्लीप। अब यहाँ पर ये जो वाइल आया है, ये जो वाइल यहाँ पे आया है, अब ये वाइल यहाँ पे क्या है, ये चीज आपको बतानी है। तो सर यहाँ ये जो वाइल आया है इसकी मैं बात करूँ तो सर ये एक प्रकार से कंजंक्शन है। और कंजंक्शन क्यों है? क्योंकि सर दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। किसको जोड़ रहा है? दो सेंटेंस को जोड़ रहा है। चलो सर क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। लिखा हुआ है कि सर दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पूछा जा रहा है ये वाइल क्या है। सर ये हमारा सब्जेक्ट है और ये वाइल अवे, ये वाइल अवे हमारी वर्ब है। अवे हमें पूछता तो एडवर्ब हो जाता, लेकिन वाइल हमें पूछ रहा है तो ये वाइल हमारी क्या हो जाएगी? वर्ब हो जाएगी। कितना अच्छा क्वेश्चन था, है ना? कितना गजब क्वेश्चन है, सुपर्ब क्वेश्चन है। मतलब हमने इन 16 क्वेश्चंस से, रेन एंड मार्टिन की बुक में एक्सरसाइज नंबर 2 के अंदर 16 क्वेश्चन थे, हमने कंप्लीट करे हैं। तो यहाँ पे वाइल क्या है कि सर वाइल हमारा एडवर्ब वर्ब है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे वाइल क्या था कि सर वाइल हमारा कंजंक्शन है। यहाँ वाइल क्या है कि सर ये हमारा नाउन है। तो देख लो वाइल वाइल की कितनी बात होगी। ऑन यहाँ पर क्या है कि सर एडवर्ब का काम कर रहा है। ऑन यहाँ पर क्या है कि सर प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। फास्ट क्या है यहाँ कि सर ये नाउन है। और ये फास्ट यहाँ पे क्या है कि सर ये वर्ब का काम कर रहा है। ऑफ यहाँ पे क्या है कि सर ये ऑफ यहाँ पे हमारा एडवर्ब का काम कर रहा है। ये ऑफ हमारा यहाँ प्रेपोजिशन का काम कर रहा है। अबाउट यहाँ पे प्रेपोजिशन का काम कर रहा है।
अबाउट यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। और अप कि सर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, आफ्टर कि सर ये प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, और ये वाला आफ्टर यहाँ पे कि सर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, स्टिल कि सर ये एडवर्ब का काम कर रहा है, और ये स्टिल कि सर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो ये एक्सरसाइज नंबर 2 हमने कंप्लीट करी। तो देखा जाए तो हमारा आज जो टॉपिक था इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर, वो था पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉर्मल जनरल मतलब नॉर्मल इंट्रोडक्शन, जिसको मैं कह सकता हूँ प्रेपोजिशन क्या है, एडवर्ब क्या है, वर्ब क्या है ना, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हमने कंप्लीट करा। ये 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिनकी जानकारी हमने ली है चैप्टर नंबर 4 के अंदर। और वैसे मैं आप लोगों को बताऊं, अब जो चैप्टर नंबर हमारा नेक्स्ट आएगा, चैप्टर नंबर 5 आएगा, वो आएगा नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन, मतलब कंप्लीट नाउन में आपको पढ़ाने वाला हूं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा नाउन का होने वाला है, जिसके 1-2 पार्ट हम करेंगे। और नाउन की पूरी डिटेल रेन एंड मार्टिन की बुक में क्या दिया हुआ है, ऑथेंटिक बुक है। सभी स्टूडेंट्स को, सभी सोल्जर्स को, सभी मेरे साथियों को ये बुक पढ़नी चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं हम सब साथ में मिलकर इस बुक को पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, चीजें आसान होती जाएगी। वीडियो कैसे लगा जरूर से बताइए। इससे पहले मैं 3 पार्ट कंप्लीट कर चुका हूं, तो मैं चाहूंगा आप सभी मेरे साथी उन वीडियोस को सपोर्ट करें, अपने ग्रुप्स में इन वीडियोस को फैला दो। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स दिए गए हैं, उन लिंक्स पे जाके आप क्लिक करें, वहां जाके मुझे फॉलो करें, सपोर्ट करें। और मैं चाहूंगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और भी साथियों से, और भी स्टूडेंट्स से, और भी सोल्जर्स से इसको सब्सक्राइब करवाएं। अभी मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, इतना ही बोलकर कि आप खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।